हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 16 दैनिक जीवन में रसायन। पिछले वीडियो में हमने कुछ रीजनिंग के प्रश्न और प्रश्नांतक और उनके प्रकारों को जाना। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटासिड, जिसको हम अम्लतारोधी या प्रति अम्ल भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ने वाले हैं सल्फर ड्रग, और इसके बाद तीसरा हम पढ़ने वाले हैं एंटी फर्टिलिटी, जिसको हम प्रतिजनन औषधियाँ या गर्भ निरोधक औषधियों के नाम से जानते हैं। इसके बाद चौथा हम पढ़ने वाले हैं एंटी हिस्टामिन, और इसके अलावा और भी हम इसमें जानने वाले हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीकारक, कीट प्रतिकर्षी, वो भी इसी में हम सम्मिलित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक प्रश्न आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निम्न को परिभाषित कीजिए, और ये इस पर यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, आगे 2 और बढ़ेंगे जो कि आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 5 और 6, एंटीऑक्सीडेंट और कीट प्रतिकर्षी। तो सबसे पहला है हमारा एंटासिड। बच्चों, जैसे कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, एंटासिड इंग्लिश वर्ड है, एंट और एसिड, एसिड इसमें छिपा हुआ है, मतलब अम्ल। इससे आप समझ जाएंगे कि अम्ल से संबंधित औषधि है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रति अम्ल, यानी जो अम्ल का नाश कर दे या अम्ल के प्रति क्रिया करे। ठीक, तो प्रति अम्ल या अम्लतारोधी इसी को कहते हैं, जो अम्ल को रोधी, आना जो अम्ल को रोक दे। तो आपने देखा होगा बच्चों, कई बार क्या होता है, जैसे हमें जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या कोई खट्टी चीज़ें खा लेते हैं, या फिर हमारे शरीर में अमाशय में ज़्यादा अम्ल अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है। आपको पता होगा हमारे शरीर में अमाशय में HCl नाम का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम का ये पदार्थ स्रावित होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक स्रावित हो जाती है तो हमें अम्लता के ग्रस्त हो जाते हैं, और इसको दूर करना जरूरी रहता है, क्योंकि इसी से हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इसको रोकना, इसको कम करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम एंटासिड या प्रति अम्ल या प्रतिरोधी, अम्लता प्रतिरोधी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वे पदार्थ जो अमाशय में उत्पन्न हुए, जो अमाशय में उत्पन्न अम्ल होता है उसकी अधिकता को उदासीन कर देते हैं, एंटासिड, प्रति अम्ल या अम्लतारोधी कहलाते हैं। और उनके एग्जाम्पल हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है Mg और OH का होल ट्वाइस, तो MgOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, और इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ये भी एक क्षार होता है, NaHCO3, खाने का सोडा, ये भी क्षार की तरह काम करता है। और इसके अलावा कुछ रेनिटिडीन और ओमेप्रोजोल और सिमेटिडीन, ये भी प्रति अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कम से कम आपको 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये था सल्फर ड्रग, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट औषधि आती है वो है सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग मतलब सल्फा औषधि। तो सल्फेनिलमाइड ये किसके उत्पन्न है, सल्फेनिलमाइड के व्युत्पन्न है, मतलब सल्फेनिलाइड जो औषधियाँ होती हैं, यौगिक होता है, उससे ये उत्पन्न होते हैं, जो एंटीबायोटिक के समान कार्य करते हैं और अनेक सूक्ष्मजीवियों को नष्ट करते हैं, उन्हें उनकी जो वृद्धि होती है उनको रोक देते हैं, जिसकी वजह से आगे ये वृद्धि नहीं कर पाते। ऐसी औषधियों को हम सल्फर ड्रग कहते हैं, और उनके नाम, इनके एग्जाम्पल जो हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पर, सल्फाडाइजीन, सल्फागोनाडीन, सल्फापिरिडीन। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। मैं सल्फा शब्द लगा हुआ है, मतलब ये सल्फा औषधियाँ हैं, तो ये कन्फ्यूजन होना नहीं है आपको कि सल्फा औषधि क्या होती है, बस ये नाम आपको याद रखना है। आप इनके साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, इनके नाम लिख के, इनकी औषधियों के जो नाम हैं वो भी लिखते जाएं, जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि इनकी परिभाषा कोई इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, ईजी है, बस इनके उदाहरण आपको याद रखने में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड परिभाषा एंटी फर्टिलिटी, जिसको प्रतिजनन औषधियाँ या उर्वरतारोधी औषधियाँ कहते हैं। तो ये औषधियाँ क्या होती हैं बच्चों, जिन आपने देखा है भारत जैसे देश में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए इन औषधियों का विकास होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई जगह ये कानून लागू हो चुका है कि जहाँ पर 2 बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके 3 बच्चे होते हैं उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, वे औषधियाँ हैं जो महिलाओं में
गर्भ ठहरने को रोकती हैं, मतलब जिससे गर्भ नहीं ठहर पाता और बच्चे जो है विकास या उत्पन्न नहीं हो सकते। ठीक है, तो इससे ये हम ये कह सकते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी औषधियाँ या प्रतिजनन औषधियाँ या उर्वरता रोधी औषधियाँ कहते हैं। ये दवा क्या करती हैं, तो यह दवा महिला में मासिक चक्र और अंडा बनने की दर को नियंत्रित करती हैं, जिसकी वजह से जो है बर्थ कंट्रोल हो जाता है। अब इस प्रकार की औषधियाँ कौन कौन सी हैं जो मार्केट में मिलती हैं, जैसे कि मेस्ट्रेनॉल है, एथेंड्रॉन है, आर्थोनोवल है, एनोविड है, ये सब एंटी फर्टिलिटी प्रकार की औषधियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन बच्चों यहाँ पे एंटी शब्द हटा दें तो यहाँ पे हिस्टामिन जो एक पदार्थ है जो हमारे शरीर से उत्सर्जित होता है, इस उत्सर्जित होने के कारण हमें क्या हो जाता है, एलर्जी उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों को धूल के संपर्क में आते हैं तो उनको जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। कई व्यक्तियों को जो पुष्प या फूल होते हैं उनके पराग कणों से भी एलर्जी हो जाती है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फूलों की खुशबू से, अगरबत्ती की खुशबू से और भी जो बहुत तेज़ी से जो खुशबू आती है परफ्यूम वगैरह के, उनसे भी उनको एलर्जी रहती है। किसी को मिर्ची से एलर्जी रहती है, सर खुजलाने लगता है, या और भी चीज़ों से ऐसी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है। तो जो एलर्जी होती है और शरीर पर चकत्ते, दाग, धब्बे वगैरह आ जाते हैं, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं एलर्जी। और जो एलर्जी के प्रभाव को नष्ट करता है, कम करता है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं एंटी हिस्टामिन। क्योंकि हिस्टामिन उत्सर्जित होता है उसकी वजह से एलर्जी होती है, और इसी चीज़ को हम रोक दें तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन औषधियाँ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वे रासायनिक यौगिक जो शरीर द्वारा उत्सर्जित हिस्टामिन की मुख्य क्रिया को कम करते हैं एंटी हिस्टामिन कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं सेट्राजिन, प्रोमेथाजिन, क्लोरोफेनरामिन आदि। ठीक है, इसके अलावा आप इसकी परिभाषा को यहाँ पर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि शरीर की त्वचा से हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जो धूल के कण, परागकण, धूप आदि के प्रति संवेदी होता है, जिससे त्वचा पर दाग आ जाते हैं, धब्बे, जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है, आँख में आने लगती हैं और छींक आने लगती है। ये सब प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। अतः वे रसायन जो एलर्जी के प्रभाव को कम कर देते हैं उन्हें हम प्रतिहिस्टामिन या एंटी हिस्टामिन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके बाद हमारा जो पांचवी जो परिभाषा है प्रतिऑक्सीकारक, जिसका हिंदी नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो इसके इंग्लिश नेम के से भी आपको प्रश्न बना के दे सकते हैं एग्जाम में कि एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें जैसे कि चिप्स हो सकते हैं, अचार हो सकते हैं, और भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो उनको अपघटित होने से बचाते हैं, उनको सड़ने से बचाते हैं, उनको ख़राब होने से बचाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो वे रसायन जो खाद्य पदार्थों की ऑक्सीजन से क्रियाशीलता घटा देते, मतलब ऑक्सीजन उनसे क्रिया नहीं कर पाता, तो ऐसे पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। अथवा इसकी परिभाषा में ऐसे भी दे सकते हैं कि वे रसायन जो स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं लेकिन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होने देते, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी परिभाषा को कि वे रासायनिक पदार्थ जो वसा व खाद्य में उपस्थित वसा, जो खाद्य पदार्थों में जो वसा उपस्थित होती है, ठीक है, जैसे तेलों में जो वसा उपस्थित होती है, घी में वसा उपस्थित होती है, आपका जो और भी चीज़ हम खाते हैं, तेलीय पदार्थ होते हैं, सोयाबीन है, इनमें भी वसा होती हैं, तो उसके ऑक्सीकरण को रोककर उनको खराब होने से बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। सामान्यतः उपयोग में किए जाने वाले कुछ एंटीऑक्सीडेंटों के जो नाम है वो निम्न है बच्चों। यहाँ पर दो एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, जिसका शॉर्ट नेम है BHT और BHA। इसका पूरा नाम है तृतीयक ब्यूटिल डाई तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सीटोलुएन। यहाँ पे 2,4,2,6 डाई लिखा हुआ है, 2 और 6 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा रहता है, इस वजह से इसको बोलते हैं 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सीटोलुएन। तो यहाँ पे B से ब्यूटिल है, H से हाइड्रोक्सी है, T से टोलुएन है, तो B तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सीटोलुएन। इसी प्रकार BHA का यहाँ फुल फॉर्म है तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी यानी सॉल। तो ये इसके दो एग्जांपल हैं। इसके बाद हमारी जो परिभाषा आती है नेक्स्ट, कीट प्रतिकर्षी। कीट प्रतिकर्षी बच्चों उसके नाम से समझ में आ रहा है आपको, तो जो कीटों को प्रतिकर्षित करें, ऐसी औषधियाँ कीट प्रतिकर्षी औषधियाँ या रसायन कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में इंसेक्ट
इंसेक्ट और रिपेलेंट्स बोलते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट्स, REPLLENTS, इंसेक्ट रिपेलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नाम समझ में आ रहा होगा आपको। तो परिभाषा देखिए, वे पदार्थ जो हानिकारक कीटों जैसे कि मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि को शरीर और कपड़ों से दूर रखते हैं, कीट प्रतिकर्षी कहलाते हैं। मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, मच्छर आपको पता है नुकसान पहुंचाते हैं, इससे बीमार हो जाते हैं, मलेरिया हो जाता है, बुखार आ जाता है। मक्खी भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, कई प्रकार की गंदगी पे बैठ कर आती है। कीड़े मकोड़े भी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना, खटमल आते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उनको शरीर और कपड़ों से दूर रखने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं कीट प्रतिकर्षी। इसमें हम उदाहरण के रूप में सिट्रोनेला का तेल, डीट, परमेथ्रिन इनका उपयोग करते हैं, जिससे वो कीड़े मकोड़े हमारे पास में नहीं आते। अब यहाँ पर आपको बता दें बच्चों कि जो कीट प्रतिकर्षी हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से एक होते हैं जैवनाशी कीट प्रतिकर्षी, जैवनाशी कीट प्रतिकर्षी। तो यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत आप उदाहरण में लिख सकते हैं सिट्रोनेला का तेल, यूकेलिप्टस का तेल, और इसके अलावा ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक, और इसके अलावा दूसरा जो प्रकार हो सकता है इनका, इसको हम कह सकते हैं परंपरागत कीट प्रतिकर्षी, जो परंपरा से चले आ रहे हैं ऐसे कीट प्रतिकर्षी। तो परंपरागत कीट प्रतिकर्षी में आप जो है और भी यहाँ पर उदाहरण के लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है नेक्स्ट आ सकते हैं हमारे क्षेत्र प्रतिकर्षी। क्षेत्र प्रतिकर्षी से मतलब है बच्चों यहाँ पर कि जो निश्चित क्षेत्र में, जो एक निश्चित जगह में उपस्थित होते हैं, ऐसे जीवों को इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ऐसे रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्षेत्र प्रतिकर्षी। जैसे कि मच्छर है, मच्छर क्षेत्र निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है, हर जगह ये नहीं पाए जाते। तो जैसे कि इसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं एथिलीन, है ना, क्या कर सकते हैं, ये परमेथ्रिन जो है, और इसके अलावा एथ्रेनेलिन भी है। यहाँ पर आपको एक नोट हम यहाँ पर लिखवा सकते हैं कि जो कछुआ छाप अगरबत्ती और ऑल आउट होता है उसमें एथ्रेलिन का उपयोग किया जाता है, जो कि उसको प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप मेन परिभाषा यहाँ पर इनको लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। धन्यवाद।